हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी केमिकल काइनेटिक चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आपका सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फिनिश्ड है और केमिकल काइनेटिक का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन आपको फिनिश्ड हो चुका है, जिसका डीपी भी आपको मिल चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इसको हम थियोरेटिकली अभी पढ़ाएंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको नोट कर लेना है। ये पूरा कहानी टाइप है, लेकिन इसका एप्लीकेशन ही हम लोग आगे पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। ये पूरा कहानी टाइप का टॉपिक है, छोटा सा, 10 से 15 मिनट में ये आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे जो इस चैप्टर का रेस्ट पार्ट है वो इसी से निकलता है, यानी फैक्टर जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें जो मेन कॉज होगा उसी का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं आगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, लेकिन पूरे एक्सप्लेनेशन से पहले हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में ये समझेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, हम थ्योरेटिकली बोलते हैं, आप सुनिए, फिर इन सारे फैक्टर्स को हम बोर्ड पर लिख देंगे, आप उसे क्या करिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि हर चैप्टर का आपको नोट्स तैयार करना है। जब भी कोई वीडियो देखिए इस तरह से, या जो यहाँ से मिलेगा, पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए कि आप सोचिए, लॉजिकली सारी बातों को सोचना है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या। पहले तो ये समझना होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या समझते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट हम लेते हैं उससे रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनता है उसका स्पीड क्या है। स्पीड कहने का मतलब कि कितने समय में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट इनिशियली इतना अमाउंट लिए, कुछ लिए होंगे आप, मान लीजिए रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और मान लो रिएक्शन 10 मिनट तक चला। 10 मिनट के बाद आप चेक कीजिए कि रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, मान लीजिए कुछ बचा हुआ होगा। अब उस 10 मिनट में रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ वो निकालिए। इनिशियली कितना लिए थे, कितना बचा हुआ है, माइनस कर दीजिए, तो कितना कंज्यूम हुआ होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, और उसमें टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट। तो जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, हम इसी चीज़ का भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, वो निर्भर करेगा कंसंट्रेशन पर। पहला टर्म यही है, पहला फैक्टर यही है, कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सोचिए कंसंट्रेशन पर किस प्रकार डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब खुद सोचो कि मान लो जैसे हम पढ़ाए हैं, आप ग्राफ इस तरह का देखे होंगे कि ऐसा ग्राफ खींचा गया था रिएक्टेंट के लिए, और इस तरह का ग्राफ नहीं है, इस तरह का ग्राफ नहीं होता है रिएक्टेंट के लिए। कैसा ग्राफ है, ऐसा। ये ग्राफ क्या दर्शाता है पता है, शुरू में रिएक्टेंट तेजी से घट रहा है और समय के साथ यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट का, और ये आपका टाइम है। प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने ग्राफ खींचा था, तो इस प्रकार से खींचे थे, है ना। दोनों ग्राफ क्या बता रहा है कि शुरू में रिएक्टेंट तेजी से गिर रहा है, थोड़ा ये लाइन आपको वर्टिकल दिखेगा, और धीरे धीरे इसका स्लोप कम होते चला गया, और ये लाइन थोड़ा पैरेलल दिख रहा है। इसका क्या मतलब कि जब रिएक्शन यानी रिएक्टेंट के लिए लाइन खींचे थे हम लोग, रिएक्टेंट शुरू में सबसे अधिक मात्रा में है, उसका रिएक्शन का रेट भी तेज है। समय जैसे बीतेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कम होते चला जाएगा, तो उसका स्पीड भी रिएक्शन करने का कम होते चला जाता है। बात समझ गए। जिस तरह से हमारा रिएक्टेंट घटेगा उसी रेट से हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ता है। बात समझ रहे हैं यहाँ पर। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टिंग स्पेसीज इनिशियली जितना ज़्यादा लिया जाएगा
उसका रिएक्शन करने का रेट उतना फास्ट होगा। बात को समझिए। जैसे एक्चुअली किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। उस रिएक्टिंग पार्टिकल्स के कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से समझना है, कोलिजन कहने के स्थान पर हम लोग अगर ये कहें कि रिएक्टिंग स्पेसीज के बीच इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव वर्ड ध्यान समझिए। कोलिजन तो हमेशा हो रहा है। जैसे मान लो कि एक कंटेनर में आप हाइड्रोजन गैस लीजिए और ऑक्सीजन गैस लीजिए, एक ही कंटेनर में, है ना। दोनों गैस डाल दिए और दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या दोनों के कोलिजन से प्रोडक्ट H2O बनने लगेगा? लॉजिकली सोच के देखो, एक कंटेनर में हम आपको हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, उसी कंटेनर में हम ऑक्सीजन गैस डाल देंगे, तो निश्चित रूप से दोनों का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा होगा। तो क्या वहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं। क्यों? कोलिजन तो वहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है जिससे प्रोडक्ट बने। बात को समझ गए क्या बोल रहे हैं? तो अब सोचो कि जहाँ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ही कम रहेगा उसमें कोलिजन की संख्या कम होगी, इफेक्टिव कोलिजन की संख्या कम होगी, तो प्रोडक्ट कम बनेगा। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा रिएक्टेंट लेंगे तो उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। बात को समझे? तो यहाँ ये समझना है कि रिएक्टिंग स्पेसीज प्रोडक्ट बनाता है तो वहाँ पर कोलिजन होता है रिएक्टिंग स्पेसीज के बीच। आप इफेक्टिव कोलिजन समझेंगे, ठीक है। और रिएक्टिंग स्पेसीज के मॉलिक्यूल्स की संख्या जितनी अधिक होगी, इफेक्टिव कोलिजन उतना ही अधिक होगा, प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा। बात को समझ गए? तो पहला फैक्टर हमारा यही है, कंसंट्रेशन। यानी ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंसंट्रेशन। पहला फैक्टर कौन सा है? कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ reactants, greater the concentration of reactants, faster will be the reaction, faster will be the reaction। मतलब कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन उतना अधिक होगा। बस एक लाइन में समझिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है। दूसरा फैक्टर समझो, फिजिकल स्टेट एंड सरफेस एरिया ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट एंड सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया। बात को समझिए क्या बोल रहे हैं? फिजिकल स्टेट एंड सरफेस एरिया। फिजिकल स्टेट में एक लाइन समझिए यहाँ पर जो बता रहे हैं, सो कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है, वही सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में है, और वही सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान दिमाग बैठा लीजिए कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में गैसियस स्टेट में वो सब्सटेंस आसानी से रिएक्शन करेगा, सॉलिड से लिक्विड के स्टेट में लिक्विड से ज़्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा गैसियस स्टेट। बात को समझ रहे हैं? जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझो कि अगर हम मेटल के आयोनाइजेशन की बात करें, आयोनाइजेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेटल जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो लॉस इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, पहले वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, बात को समझिए। जैसे देखो Na सॉलिड है, ठीक है, सबसे पहले ये Na गैस में चेंज होगा, जिसको हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Na प्लस बनेगा, ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। तो सॉलिड से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना आसान हुआ या गैस से? गैस से। यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि सॉलिड स्टेट के रिस्पेक्ट में लिक्विड स्टेट का रिएक्शन करने का रेट ज्यादा होता है, और लिक्विड से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन गैस का होता है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर यही है हमारा, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है, जिसमें क्या समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये कम होता है किससे? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ लिक्विड से, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ लिक्विड से
और इसका रेट कम होता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गैस से। ठीक है, बस एक लाइन में ऐसे याद रखना है। एक एग्जांपल को ब्रेन में सेट कर लेना है कि एक ही सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है और गैस में है, तो उस सब्सटेंस का जो गैसेस स्टेट होगा मोर रिएक्टिव स्टेट होता है। ठीक है, फिर एक फैक्टर ये भी है कि कौन से स्टेट में आप रिएक्शन करा रहे हैं, इस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो उसका रेट स्लो होगा, अगर वही सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है उसके रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया कि ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा तो रेट फास्ट होगा, स्टेट अगर गैसियस होगा तो फास्ट होगा, सॉलिड होगा तो स्लो होगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया। ये कैसे प्रभावित करता है सोचो। अब हम आपको बताते हैं, सिंपली सोचो एक बड़ा सा कोई लकड़ी का आप पीस ले लीजिए, लकड़ी का पीस, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और उस लकड़ी का हम डस्ट ले लेते हैं, लकड़ी का डस्ट, कुन्नी जिसे बोलते हैं हम लोग, नाम सुने होंगे आप लोग, लकड़ी का डस्ट, बुरादा टाइप का। ठीक है, एक लकड़ी का मैंने पीस ले लिया, सिल्ला ले लिया, और उसी लकड़ी का मैंने कुछ डस्ट पार्टिकल ले लिया, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं लकड़ी का, वो दोनों में आग लगाइए, फायर, है ना, माचिस लगाइए, और देखिए कौन तेजी से आग पकड़ रहा है, किसमें जल्दी कंबशन हो रहा है, कौन जल्दी से आग पकड़ रहा है, किसमें जल्दी तेजी से बर्निंग हो रहा है। देखें, एहसास हो गया, क्या समझ में आया। लकड़ी का जो हम पीस लिए थे बड़ा सा, उसमें जल्दी से फायर कैच कर रहा है कि लकड़ी के छोटे छोटे डस्ट में, सीधी सी बात है, डस्ट में। आप इस बात को सोच रहे होंगे तो सोचिए, वही लकड़ी जब बड़ा था तो हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के बड़े पीस को अगर हम छोटे छोटे पीस में तोड़ दें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना स्मॉलर पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। मान लो 1 किलो 1 केजी का आप लकड़ी का पीस लीजिए और 1 केजी का ही छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल लीजिए लकड़ी का, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? सीधी सी बात है, डस्ट के फॉर्म में उसका सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला, हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि आप पाउडर्ड प्लेटिनम या पाउडर्ड पैलेडियम, इस तरह का कैटलिस्ट का, रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पाउडर्ड क्यों कहा जाता है, यही वजह है कि पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं हम लोग कैटलिस्ट को, उसके रिएक्शन कराने का जो रेट होता है किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज का, वो फास्ट हो जाता है। ऐसे बहुत जगहों पर आप देखिएगा लिखा रहता है फाइनली डिवाइडेड डस्ट पार्टिकल, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, फाइनली डिवाइडेड प्लेडियम, इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, तो हम लकड़ी का एक उदाहरण दिया, आप उससे भी समझ गए होंगे कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा रिएक्टिंग पार्टिकल्स का, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना अधिक होगा। हम लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जितना अधिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा। बात को समझ गए? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं है। चौथा फैक्टर समझो, चौथा फैक्टर है आपका टेम्परेचर, चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर किस प्रकार से प्रभावित करेगा, थोड़ा सा लॉजिकली खुद से कॉमन सेंस लगा कोशिश करो तो, कि किसी भी रिएक्शन में हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है। अधिकांश रिएक्शन में आप देखते हैं ऐसा कि कोई रिएक्शन है जो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसको थोड़ा हीट दे दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। कई सारे रिएक्शन हैं मान लो जो नहीं हो रहा है, जैसे सपोज करो, हम एक उदाहरण समझाते हैं। घर में हम लोग देखते हैं कि दही जमता है, कर्ड, दही। ठीक है, अब घर में जो आपके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा जो भी हैं, उनसे पूछिए कि दही कैसे जमाते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। आप फ्रिज में से ठंडा दूध ले लीजिए, ठंडा दूध, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए और सुबह देखिए उसको, वो नहीं जमेगा आपको अच्छे ढंग से। लेकिन हम लोग वही दूध को हल्का सा माइल्ड गर्म कर देंगे, बहुत हीट नहीं करना, माइल्ड गर्म कर दीजिए हल्का सा, तब उसमें दही डाल दीजिए, तब देखिए वो दही सुबह में ज़्यादा बढ़िया ढंग से जमा हुआ रहता है। क्या आइडिया लगा आप लोग को?
कोल्ड जो मिल्क था उसमें दही बनने का रेट फास्ट था, कि थोड़ा हीटेड अगर हम मिल्क लिए हैं तो उसमें दही बनने का रेट बढ़ गया था। आइडिया लग गया? एक सिंपल सा एग्जांपल दिए हैं, ऐसा ढेरों एग्जांपल है जो आप सिंपली जैसे N2 + H2 NH3 बनाते हैं नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अगर हीट करते हैं ये थोड़ा तेजी से बनने लगता है। ऐसा ढेरों रिएक्शन में देखते होंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बीच में एरो के ऊपर या नीचे डेल्टा या टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है, यानी वो रिएक्शन उसी टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या समझे इसका मतलब? टेम्परेचर में क्या समझेंगे कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें एक मजे की बात यह है, समझिए कि अधिकांश रिएक्शन में ऐसा देखा जाता है कि पर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री का बढ़ोतरी हो जाए तो नियरली रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। नियरली, बात को समझे क्या बोल रहे हैं? सो ये ऐसा नहीं कि हमेशा मान लेना है, मोस्ट ऑफ दी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल, है ना। तो बेटा हम लोग ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो भी चल रहा है, लेकिन आगे का पूरा टॉपिक यहीं से निकलेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ये, एक तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में। एक हो जाता है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, उसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। कैटलिस्ट अभी ये भी समझो, यहाँ इस बात हम लिख देते हैं कि पर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, 10 डिग्री या 10 केल्विन, अगर डिग्री में 10 बढ़ता है तो केल्विन में 10 ही बढ़ेगा। ये बात को समझिए, ऐसा ना कि हम डिग्री सेल्सियस डबल कर देंगे तो केल्विन भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। तो 500 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ केल्विन होगा, 500 से 1000 कर देंगे तो केल्विन डबल कर दीजिएगा, नहीं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए डबल नहीं 273 ऐड करना रहता है। तो पर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल। ठीक है, इसको इस तरह याद रखना है केवल, इसका हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब कि मान लो कोई रिएक्शन का रेट ये था पहले इस टेम्परेचर पर, मान लो 298 केल्विन पर रिएक्शन का रेट कुछ है, और कहा जाएगा कि टेम्परेचर इसका हम 23 डिग्री बढ़ा दिए, 23 डिग्री बढ़ा दिए, अब रेट क्या हो जाएगा? समझ रहे बात को? इस तरह कुछ भी दिया रहेगा तो क्वांटिटेटिव हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या फर्क पड़ रहा है, फैक्टर्स। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग धीरे धीरे इसी चैप्टर में करते चले जाएंगे, तो चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। तो छोटा चैप्टर है, मैंने पहले भी बता रखा है कि इसी पूरे फैक्टर को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे, हर एक टॉपिक में चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो 5वां पॉइंट है कैटलिस्ट। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट वो ऐसा सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेता है, समटाइम्स लेता भी अगर भाग है ना, तो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में बना हुआ रहता है। यानी जो कैटलिस्ट है वो प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। अगर खुद भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो भी जाए अगर, तो फाइनली रिएक्शन कंप्लीशन के बाद वो उसी तरफ बचा हुआ रहता है। बात को समझे क्या बोले सो? रिएक्टेंट कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन को प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। एक्चुअली कैटलिस्ट है ना, 2 टाइप का होता है, पहले समझो। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देता है, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन के रेट को रिटार्ड कर देता है। रिटार्ड कर देता है मतलब घटा भी देता है। कई सारे रिएक्शन फास्ट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अगर मिला दिया जाए तो उसका रेट कभी कभी स्लो भी हो जाता है। बात को समझे? तो वो हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट। और हम लोग जनरली कैसे कैटलिस्ट का स्टडी करते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट का। ठीक है, तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन इसके बाद वाले चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का एक अलग ही टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम ही है कैटालाइसिस।
ठीक है, तो वहाँ हम लोग और अच्छे ढंग से स्टडी करते हैं पॉजिटिव निगेटिव कैटलिस्ट, डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट के बारे में। फिलहाल यहाँ पर आपको समझ में आ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट के बारे में मेनली क्या जानेंगे कि कैटलिस्ट मिलाने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। चलिए देखते हैं जनरली ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटलिस्ट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। यानी कैटलिस्ट जो है प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है, प्रोडक्ट को बनाने में आसानी से प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं इसको? कैटलिस्ट क्या करता है पता चला, रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देता है, यानी जो रिएक्शन कंप्लीट होने में ज़्यादा समय लग रहा था उसके टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर देता है, यानी इसको थोड़ा फास्ट कर देता है। इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे मान लो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे सपोज करो कि N2 है प्लस H2 है, गैस ही इससे बनता है NH3। अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेकर के NH3 बनाने की कोशिश करें तो एक चीज बैठा लीजिए दिमाग में कि अगर हम कैटलिस्ट नहीं मिलाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा। ये N2H2 रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, लेकिन इतना ना स्लो रेट से बनाएगा कि हो सकता है 2-4 महीना लग जाए। बात को समझे? यानी इस दोनों के बीच रिएक्शन जो है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट भी होता है, लेकिन इतना स्लो रेट से होता है यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो कैटलिस्ट मिलाने से क्या हुआ, इसके रेट को कई गुना वो फास्ट कर दिया। कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यहाँ पर Fe का इस्तेमाल करते हैं और मॉलिब्डेनम का। Fe आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट है, जबकि MO मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। Fe क्या है? कैटलिस्ट। मॉलिब्डेनम क्या है? प्रोमोटर। अब ये कैटलिस्ट और प्रमोटर क्या होता है उसके बारे में भी एक लाइन सुन लीजिए। कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, अब प्रमोटर कहते हैं जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। बात को ध्यान से सुनिए, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? जो रिएक्शन के रेट को इनहांस करता है। अब प्रमोटर किसको बोलते हैं? जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी कैटलिस्ट को और मोर एक्टिव कर देता है रिएक्शन कराने में, उसको बोलते हैं प्रोमोटर, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा दे। ठीक है, और यहाँ पर हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, एक हाई टेम्परेचर यूज होता है। तो ये एक्चुअली अमोनिया बनाने का एक मेथड है, हेबर प्रोसेस बोलते हैं इसको, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस, ठीक है, हेबर प्रोसेस। तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या करता है पता चला, रिएक्शन के रेट को यानी प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है, प्रोडक्ट को जल्दी बनाने में मदद कर देता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, ये भी हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि कैटलिस्ट मिलाने से इक्विलिब्रियम क्विकली अटेंड होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी उतना ही जल्दी बढ़ जाएगा। यानी जैसे मान लो इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट क्या काम करता है, इक्विलिब्रियम को क्विकली अटेंड करने में मदद करता है। यानी जहां इक्विलिब्रियम अटेंड होने में आपको मान लो ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या करता है कैटलिस्ट, उसी इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेंड करवा देता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब किसी भी प्रोसेस में दो अपोजिंग प्रोसेस का रेट बराबर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो सिस्टम, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है ना। उस इक्विलिब्रियम अटेंड होने में जो टाइम लगा होगा इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वही टाइम घट जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम क्विकली अटेंड करता है। कैटलिस्ट अटेंड इक्विलिब्रियम स्टेट क्विकली। ठीक है, कैसे लिखिए, कैटलिस्ट हेल्प्स, कैटलिस्ट हेल्प्स है अटेंड टू अटेंड इक्विलिब्रियम स्टेट क्विकली। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया आपका पांचवा। बात समझ रहे हैं यहाँ पर? चलो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
बच्चों हम लोग 5 फैक्टर अभी पढ़े, नेक्स्ट फैक्टर समझिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? सपोज करो, देखेंगे हम कई जगहों पर ऐसा एक ही टाइप का आपको रिएक्टेंट दिखेगा लेकिन उसका रेट अलग अलग हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जितने भी रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, ये पहले बताओ। पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसी बात को जानते हैं कि जो पुराने बॉन्ड्स है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच, वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर कुछ एटम्स आपस में कंबाइन करके नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? तो जो बॉन्ड टूटता है रिएक्टेंट के बीच, उसका एनर्जी अलग अलग होता है, सब बॉन्ड का अलग अलग रिएक्टेंट में। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है? इसका मतलब जहां हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा रिएक्टेंट का, तो वहां आसानी से रिएक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच का। लेकिन जहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मान लो, ठीक, वहां पर क्या होगा, आसानी से रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, उसमें ज्यादा एनर्जी हमको कंज्यूम कराना होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है? तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा यही है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। जैसे देखो 2NO प्लस O2, इससे बनता है 2NO2। ये प्रोसेस मालूम है आपको, फास्ट होता है। जबकि 2CO प्लस O2, इससे बनता है 2CO2, ये कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है। अब सोचो, बात को ध्यान से समझो, क्या लिखे हैं सब। ठीक है? यहाँ पर जो NO2 बनता है, दोनों में आप देखिएगा रिएक्टेंट एक जैसा दिख रहा है, NOCO, O2 O2, NO2 CO2, दोनों का शक्ल सूरत देखिए एक जैसा दिखेगा, लेकिन दोनों के रेट में फर्क है। क्यों होता है ऐसा? एक फास्ट है, एक स्लो है। क्यों है ऐसा? नेचर तो एक जैसा देखने में लग रहा है। नेचर मतलब यहाँ दोनों में आपको सिमिलरिटी दिख रही है कि एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ रिएक्शन का जो रेट है दोनों अलग अलग है। क्यों हुआ ऐसा? दिस इज बिकॉज डिफरेंट amount of energy is required, different amount of energy is required for breaking of different bonds and different amount of energy are released for formation of different bonds। है ना? बात को समझे? ये मेन वजह है। तो हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन का रेट अलग अलग होता है। ये मेनली किस बात पर निर्भर करता है कि रिएक्शन के दरमियान जो पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसमें कितना एनर्जी कंजम्प्ट होता है, या जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, इस पर निर्भर करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। एक फैक्टर ये भी हो गया, छठा फैक्टर। ठीक है? ये जो अभी तक हम बताए आपको, ये 6 फैक्टर, ये मेन फैक्टर है। बुक्स में इसी में से कोई 4 या 5 फैक्टर का चर्चा रहता है। ठीक है? हम 6 फैक्टर भी बता दिए, किसी बुक में 6 फैक्टर भी दिए रहते हैं। इसके अलावा 1-2 फैक्टर हम और भी बता देते हैं, जो आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान है वो सब। ठीक है? मेनली हमारे ये 6 फैक्टर्स हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया। अब समझो, एक फैक्टर है आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट, रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन यानी लाइट। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो डार्क में नहीं होते हैं, वहां एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है ना? जैसे H2 प्लस Cl2, सनलाइट में यानी H2 के प्रेजेंस में ये HCl बना देता है। डार्क में ये रिएक्शन नहीं होगा, डार्क में ये रिएक्शन नहीं होता है। बात को समझे? क्या बोले सो? आप इस रिएक्शन के बारे में निश्चित रूप से पढ़े होंगे। ये रिएक्शन डार्क में एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं होता है।
यहाँ पर रेडिएशन चाहिए ही चाहिए। और भी एग्जाम्पल है जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ये तो आप देखते हैं है ना कि दिन में आप देखते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स जो है क्या करता है, भोजन का फॉर्मेशन करता है, मालूम है आपको, ग्लूकोज बनाता है वो। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो समझे ध्यान से इस बात को क्या बोल रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी आपका एक प्रोसेस है। ऐसे और भी कई सारे प्रोसेस हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट के एब्सेंस में नहीं होता है। यानी लाइट रहेगा उसका रिएक्शन का रेट होगा, यानी रिएक्शन होगा, लाइट नहीं रहेगा रिएक्शन नहीं होता। क्लियर है? तो ये हो गया प्रेजेंस ऑफ लाइट, रेडिएशन, इसको आप नोट कर लीजिए है ना। ये सब आपका कुछ फैक्टर्स है जिसको आपको याद रखना है ना। एक लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं आप कि सम रिएक्शंस डू नॉट है ना टेक प्लेस इन डार्क बट टेक प्लेस in presence of light। कुछ रिएक्शन हैं जो डार्क में नहीं होते हैं बल्कि लाइट के प्रेजेंस में ही होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन पर भी है ना लाइट जो है एक इफेक्ट तो डाला, अगर लाइट नहीं रहता तो रिएक्शन नहीं होता, लाइट की वजह से ही रिएक्शन हुआ वो, है कि नहीं। चलो और भी है जैसे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये सब हम इसी तरह बता दे रहे हैं आपको। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम तो सुने होंगे, केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको पढ़ाया था है ना कि किसी भी लिक्विड में अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को डालते हैं, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। ये बात पूर्णतः सही नहीं है, बात को समझे क्या बोल रहे हैं। आयनिक कंपाउंड को लिक्विड में डाले, लेकिन आयनिक कंपाउंड आयन में डिसोसिएट तभी होगा जब उस लिक्विड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हाई होगा। यानी मतलब ये समझिए कि जिस आयनिक कंपाउंड को हमने डाला वो आयन में टूट गया। आयनिक कंपाउंड का आयन में टूटने का नेचर तो है ही, लेकिन उसको तोड़ने वाला भी चाहिए। ये नहीं कि आयनिक कंपाउंड को हम किसी भी लिक्विड में डाल देते हैं तो क्या सभी लिक्विड में आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड का आयन में टूटने का नेचर है तो किसी भी लिक्विड में डाल दीजिए, उसको आयन में टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप NaCl को वाटर में डालते हैं तो Na+Cl- में टूट जाता है, लेकिन NaCl को आप बेंजीन में डालते हैं तो आयंस में डिसोसिएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है, बेंजीन का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 या बहुत कम होता है कहीं। तो बेंजीन में NaCl को डाले ना तो बेंजीन कैपेबल नहीं था इतना कि NaCl में Na और Cl के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उस फोर्स को तोड़ सके। बेंजीन में ये कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है, लेकिन वाटर में ये टेंडेंसी है, वाटर में ये कैपेसिटी था या है कि NaCl को अगर वाटर में डालते हैं तो Na और Cl के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वाटर उस फोर्स को डिटैच कर सकता है, तोड़ सकता है। तो किसी भी लिक्विड में जो आयनिक कंपाउंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को तोड़ने की जो कैपेसिटी होती है लिक्विड की, उसी कैपेसिटी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए जैसे देखो NaCl है, अगर इसको हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, ये Na+aqueous प्लस Cl -aqueous यानी आयोनाइजेशन दर्शाता है, आयोनाइज हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर हम NaCl को बेंजीन में डाल देते हैं तो नो आयोनाइजेशन, ये आयन में नहीं टूटता। क्यों? अभी समझाए, ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड टूटता है, उसको तोड़ने वाला चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। सो इसको आपने सुना होगा, ठीक है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार समझिए यहाँ पर आयनिक कंपाउंड टूटता है, उसको तोड़ने वाला चाहिए। बात समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आयनिक कंपाउंड को हम किसी भी लिक्विड में डाल देंगे तो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ऐसा नहीं है। जिस लिक्विड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा वही लिक्विड आयनिक कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स काम करता है,
उस कूलम्बिक फोर्स को तोड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए उस मीडियम में, उस लिक्विड में, तो ही आयनिक कंपाउंड उठेगा। बेंजीन में ये कैपेसिटी नहीं है, इसलिए NaCl आयोनाइज नहीं होता है। वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है वाटर का, इसलिए वाटर NaCl को आयोनाइज कर देता है। ठीक है, बात समझिए। इस प्रकार से pH भी एक फैक्टर हो सकता है। pH कि कुछ सब्सटेंस है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, तो बेसिक मीडियम में करता है, तो कोई न्यूट्रल मीडियम में करता है। ऐसे भी हम कई सारे एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये रिएक्शन इस मीडियम में हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कुछ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, कुछ रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो सबका pH अलग अलग होता है। ठीक है, तो pH भी फैक्टर काम करता है, उस सब के बारे में बहुत चर्चा नहीं, केवल जान लीजिए वर्बली कि pH भी एक फैक्टर हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अभी क्या समझ गए, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। कौन कौन सा ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो हमने अभी आपको कई सारा फैक्टर बताया। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना अधिक होगा। ठीक है, दूसरा पढ़ा है फिजिकल स्टेट कि सॉलिड लिक्विड गैस एक ही सब्सटेंस अगर 3 फेज में है तो गैसियस फेज में उसके रिएक्शन का रेट फास्ट होता है विथ रेस्पेक्ट टू अदर 2 फेजेज। ठीक है, फिर सरफेस एरिया पर है कि सरफेस एरिया किसी भी सब्सटेंस का जितना ज़्यादा होगा, मतलब वो सब्सटेंस जितना स्मॉलर पीस में टूटा हुआ होगा उसके रिएक्शन का रेट उतना तेज हो जाता है। ठीक है, फिर टेम्परेचर पर है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ये बात हमको याद रखना है। लेकिन कुछ रिएक्शन में ऐसे भी हैं कि 10 डिग्री अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो नियरली रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ऐसा हमेशा नहीं मानना है, हम इसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन आगे के टॉपिक्स में सीखेंगे। ठीक है, फिर कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग मेनली यही समझते हैं कि कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर देता है, यानी जो रिएक्शन बहुत स्लो रेट से हो रहा था, ठीक है, तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को क्या किया, फास्ट कर दिया, कई गुना फास्ट कर देता है। बात को समझ रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम बताया अभी यहाँ पर कि ये जो है आपका अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है बहुत स्लो रेट से होता है, बहुत स्लो रेट से होते रहेगा। लेकिन अगर उसमें हम आयरन और मोलिब्डेनम इस्तेमाल करें एज ए कैटलिस्ट एंड प्रमोटर तो रिएक्शन कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देता है। और कैटलिस्ट के बारे में बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के इनिशिएटर का काम नहीं करता है, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के एक्सेलरेटर का काम करता है। बात को समझे, कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, रिएक्टिंग स्पीशीज खुद रिएक्शन में भाग लेगा, इनिशिएट हो जाएगा रिएक्शन, तो कैटलिस्ट केवल उसको एक्सेलरेट करने का काम करता है, यानी कैटलिस्ट एक्सेलरेटर है, इनिशिएटर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपना दिमाग बैठा लीजिए। ठीक है, रिएक्शन बहुत स्लो रेट से हो रहा है, यानी रिएक्शन तो हो रहा है, कैटलिस्ट मिलाने से क्या हुआ, फास्ट हो गया। जैसे उदाहरण बताते हैं कि हमारे बॉडी में भी देखते हैं आप डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स या और भी बहुत सारे हमारे बॉडी में इंजाइम्स है। एक टिपिकल सेल में जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं 3000 डिफरेंट टाइप्स के इंजाइम्स होते हैं हमारे सेल के अंदर। एक एक सेल में 3000 डिफरेंट प्रकार के इंजाइम संभव हैं। ठीक है, और हम जानते हैं इंजाइम जो होता है एक बायो कैटलिस्ट कहलाता है। इंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट। बायोलॉजी वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। इंजाइम को हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर हमारे शरीर से इंजाइम को हटा लिया जाए, आप सोच रहे होंगे हमारे शरीर में जितने भी फंक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उस सब के रेट का क्या हाल होगा। सपोज करो कि अगर हमारे बॉडी से डाइजेस्टिव इंजाइम को हटा लिया जाए, डाइजेस्टिव इंजाइम को हटा लिया जाए, और अगर हम खाना खाते हैं थोड़ा सा भी, तो उसको डाइजेस्ट होने में 50 ईयर्स 50 साल लग जाएंगे। 50 साल विदाउट डाइजेस्टिव इंजाइम, 50 साल में जाके कहीं थोड़ा पच जाए तो पच जाए। लेकिन अगर डाइजेस्टिव इंजाइम हमारे बॉडी में है तो वही खाना जो हम खाते हैं थोड़ा सा 3 से 4 या 5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। यानी जो काम 50 साल में होता बिना इंजाइम के, इंजाइम की उपस्थिति की वजह से वही काम 4 से 5 घंटा में हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि इंजाइम नाम का जो कैटलिस्ट है हमारे बॉडी में, है ना, जो डाइजेशन के प्रोसेस को कितना गुना फास्ट कर दिया। ऐसा ढेरों एग्जाम्पल्स अब हमारे बॉडी के अंदर ही होते रहता है जो रिएक्शन के रेट को कई गुना बढ़ा देता है ना। बात समझ में आ रही है। कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम, है ना,
पर मिनट 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। पता आपको ये बात हमारे बॉडी के अंदर? तो ऐसे ढेरों चीज हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ मालूम है? बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और पिछले बार भी चर्चा किए थे पिछले इसी वीडियो में। अगला चैप्टर जो हमारा आने वाला है सरफेस केमिस्ट्री, 12th में 5वां चैप्टर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। उसमें हम लोग एंजाइम कैटालाइसिस भी पढ़ते हैं, एंजाइम कैटालाइसिस। वहाँ हम लोग और डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो पता चला कैटलिस्ट हमारे बॉडी में या पूरे रिएक्शन में किस तरह से वो काम करता है, सो ठीक है। तो कैटलिस्ट के अलावा और क्या पढ़े हम लोग? पीछे पढ़े थे नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अलग अलग रिएक्टेंट का रेट अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि रिएक्टिंग स्पेसीज में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच का बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, ठीक है। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है, फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, इस पर भी रेट डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ लाइट, बेस्ट उदाहरण हम लोग कई सारे पढ़े हैं। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो अंधेरे में नहीं होते हैं, लाइट के प्रेजेंस नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एग्जाम्पल लिखे। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है? टेम्परेचर, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि राइट एनी 3 और 4 फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, है ना, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, तो जो भी हम पढ़ाए हैं 8 फैक्टर मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है। इसी में से कोई 2, 3, 4 लिखना रहता है। जो आपको सूट करे, आसान लगे तो याद रख लीजिए, एग्जाम में लिख देना आपसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो हम आगे वाला टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का हार्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हार्ट। इस चैप्टर का हार्ट कहिए, ब्रेन कह सकते हैं आप उसे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बैकबोन नेक्स्ट वीडियो में आपको डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। 2-3 वीडियो 4 वीडियो जाते जाते आपका इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है ना। तब तक के लिए आप अच्छे ढंग से इस वीडियो को स्टडी करिए, और पीछे वाले वीडियो अगर आपको छूट गए हैं उसको सबसे पहले देख लीजिए, तो ही आगे वाले वीडियो समझ में आएंगे। मैं हर वीडियो में इस बात की चर्चा करता हूँ कि कोई भी चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो कहीं से बीच से उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, या कहीं से कुछ भी देखना शुरू करिए तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सीक्वेंस में सारे वीडियो को देखिए। पीछे वाले वीडियो सबको आप नोट्स बना कर रखिए, ठीक है। जब भी अगला वीडियो मिले तो पीछे वाले वीडियो को ध्यान रखना जरूरी है। नोट्स को जहाँ पर नहीं समझ में आए हम वीडियो में चर्चा कर देते हैं इस बात की कि आप पीछे इस जगह पर देख लीजिए, इस चैप्टर में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये पढ़ा रखा है। तो डेफिनेटली आपकी ड्यूटी बनती है कि हम अगर पीछे वाले किसी चैप्टर या टॉपिक का नाम लेते हैं तो आप उसे निश्चित रूप से ताकि देख लिया करें, तो ही कोई चीज़ समझ में आएगी। ये आप पर निर्भर करता है आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे ढंग से देखिए। हैव अ नाइस डे।